नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और वेडुवारा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़ रहे थे एक्ट्स के बारे में जो कि 1773 से लेकर 1947 ईस्वी तक बनाए गए थे। ये सारे एक्ट्स के बारे में हम लोग देख रहे थे और पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू करा दूं तो हमने पहले ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना के बारे में देखा और उसके बाद धीरे 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 चलते चलते हम लोग और पहुंच गए थे 1853 ईस्वी के अंतिम चार्टर एक्ट तक। जी हाँ, 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, जो कि सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था, वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 1858 ईस्वी का एक्ट। जी हाँ, भारत शासन अधिनियम, यहां से शुरू हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858, यह पहला अधिनियम था जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा डायरेक्ट बनाया गया था। यहां पर क्या होता है दोस्तों, इससे पहले 1857 की क्रांति हो जाती है। अब क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश महारानी को लगने लगता है कि अब भारतीय जो है वो अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो चुके हैं। ठीक, बहुत दिनों तक आदमी जब सप्रेस्ड रहता है ना, दबाव में रहता है, उस पर जोर जुल्म होता रहता है, तो क्या होता है, आदमी फिर फ्री होने का सोचता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का सोचता है। हालांकि 1857 की जो क्रांति थी वो एक तरह से कह सकते हैं कि विफल रही, लेकिन फिर भी कम से कम ब्रिटेन के प्रशासन को यह एहसास हो गया कि भारतीय क्या कर सकते हैं अपनी आजादी के लिए। और यही कारण था कि कंपनी का शासन समाप्त करके और शासन डायरेक्ट क्राउन ने, यानी कि ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो यहां से एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, पैराडाइम शिफ्ट होता है प्रशासन में, भारत का जो प्रशासन चल रहा था उसमें। तो ये जो एक्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसीलिए भारत शासन अधिनियम कहलाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, यहां पर देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 की क्रांति का यह परिणाम था यह एक्ट। हमने इससे पहले देखा था कि 20-20 साल के अंतराल पर सारे एक्ट्स आ रहे थे, है ना। 20 साल का शासन दे दिया जाता था कंपनी को और फिर 20 साल के बाद रिव्यू किया जाता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले 1853 ईस्वी का एक्ट आया था और अब 5 साल के बाद ही 1858 ईस्वी का एक्ट आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन कितना हिल चुका था अंदर से, है ना। तो भारतीयों ने ब्रिटेन को हिला करके रख दिया था अपनी क्रांति के द्वारा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं इसके क्या क्या प्रावधान हुए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था इसमें, जिसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया था। और वायसराय जो होता था वह डायरेक्ट जो आपके ब्रिटेन के महाराजा होते थे, ब्रिटेन का जो प्रिंस होता था, उसका डायरेक्ट प्रतिनिधि हुआ करता था, रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था ब्रिटिश क्राउन का। जी हाँ, और इसीलिए उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हर एक एग्जाम में, तो याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, और यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह भी कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। यहां पर आपको याद रखना है। ठीक, चलिए और देखते हैं क्या क्या इस एक्ट के बारे में है। तो इस एक्ट को पाम स्टर्न के द्वारा पेश किया गया था पहली बार ब्रिटेन के संसद में। ठीक है, पाम स्टर्न के द्वारा इस एक्ट को पहली बार ब्रिटेन के संसद में पेश किया गया, लेकिन किसी कारणवश पाम स्टर्न को इस्तीफा देना पड़ गया और उसके बाद फिर दूसरे प्रधानमंत्री बने, जिनके कालखंड में एक बार फिर से यह एक्ट पेश हुआ और तब महारानी विक्टोरिया का हस्ताक्षर हो गया और फिर यह एक्ट पारित तो हो पाया। ठीक, तो इस एक्ट को पाम स्टर्न ने कहा है गुड गवर्नेंस के लिए एक्ट। ठीक है, नॉन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब भारत में अच्छे प्रशासन को लाने वाला यह एक्ट कहा जाता है। और यह पूछा भी गया है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब इसके द्वारा जो है
एबोलिस्ट ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत से समाप्त कर दिया गया। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू ब्रिटिश क्राउन। यहां पर मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा शासन का कार्यभार लेकर के और ब्रिटिश क्राउन को हवाले कर दिया गया। ठीक, ये आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। अब मान लिया कि आपके जो बड़े भैया हैं वो काम ढंग से नहीं कर पा रहे या फिर पिताजी हैं, ठीक है, किस, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन किसी भी परिवार में जो पिताजी हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और वो काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जो घर का की जो व्यवस्था है ढंग से नहीं चला रहे, तो क्या करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट बड़े इंसान होते हैं, नेक्स्ट जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो बड़े भाई होते हैं घर के, उनको प्रशासन संभालने देते हैं, है ना। मान लिया जैसे मोदी जी आज के डेट में बूढ़े हो जाए, 75 साल, वैसे भी उन्होंने रिटायरमेंट का उम्र रखा है, तो मोदी जी बूढ़े हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर बीजेपी की सरकार रही तो कोई दूसरा आ जाएगा शासन चलाने के लिए। तो वही यहां पर हुआ कि ब्रिटिश जो आपकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो प्रशासन ढंग से नहीं चला पा रही थी, उसके शासनकाल में बहुत बड़ी क्रांति हो गई और यही कारण था कि क्राउन ने प्रशासन डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया और अब प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों चलने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत सचिव नाम का एक नया पद सृजित किया गया जिसके माध्यम से भारत में शासन चलाया जा रहा था और जो वायसराय था उसके लिए भी बाध्यता कर दी गई, उसके लिए भी यह मैंडेटरी कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया उसको कि भारत सचिव की हर बात को वो मानेगा। ठीक है, भारत सचिव के अंदर कर दिया गया भारत के वायसराय को और भारत सचिव की सहायता के लिए एक नया भारतीय परिषद गठित किया गया। ठीक, अच्छा, एक और चीज है यहां पर जो कि आपको समझना है कि भारतीय परिषद जो थी वो जो भी सलाह दे अर्थव्यवस्था के मामले में और जो अखिल भारतीय सेवाएं थी, ठीक है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, इसके मामले में या फिर अर्थव्यवस्था के मामले में अगर भारत परिषद भारत सचिव को कोई सलाह देती है तो भारत सचिव के लिए भी मैंडेटरी था कि वो भारत परिषद की सभी बातों को मानना। ठीक है, मतलब अगर भारतीय परिषद ने अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड कोई भी सलाह दी है भारत सचिव को, तो भारत सचिव के लिए मैंडेटरी है, बाध्यता है, मजबूरी है कि उसे इन दोनों विषयों पर उसकी सलाह माननी ही होगी। अन्य विषयों पर यदि कोई सलाह देती है तो वो अस्वीकार भी कर सकते हैं या ठुकरा भी सकते हैं। ठीक, तो ये बातें आपको समझनी जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15 मेंबर काउंसिल एस्टैब्लिश्ड एज एन एडवाइजरी बॉडी, और जो भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी उसमें 15 सदस्य टोटल हुआ करते थे, 15 सदस्य टोटल हुआ करते थे, यह भी आपको याद रखना है। अब इन 15 सदस्यों में जो 8 सदस्य थे और जो 8 और 7 15, तो 8 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। ठीक, आपको याद रखना है 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और 7 सदस्य जो हैं वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, कंपनी का जो डायरेक्टर जनरल का बोर्ड होगा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स का बोर्ड होगा, उनके द्वारा 7 सदस्यों का चयन किया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 15 सदस्य होंगे। और इसमें एक बात और थी कि 15 सदस्यों में 9 सदस्य ऐसे होंगे जिनको 10 साल के लिए भारत में प्रशासन करने का अनुभव भी हो। ठीक, यह भी बात आपको याद रखनी होगी। ठीक, चलिए अब इसके बारे में यही सब बातें जो मैंने बताई है वो यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। लॉर्ड पामस्टर्न के द्वारा यह जो है आपका 12 फरवरी 1858 ईस्वी को संसद में पेश किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, पारित कब हुआ, तो लॉर्ड डर्बी पामस्टर्न के बाद लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने और उनके शासनकाल में यह पेश किया गया एक बार फिर, और यह पारित हो गया एक्ट महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, इन दोनों को भंग कर दिया गया, इन दोनों की सारी शक्तियां खत्म कर दी गई, इनको भंग कर दिया गया और इन्हीं दोनों के जगह पर भारत सचिव नामक एक नया पद सृजित किया गया। भारत सचिव नामक एक नया पद सृजित किया गया जो कि
ब्रिटिश संसद या फिर मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। यह भी आपको याद रखना जरूरी है कि जो भारत सचिव होता था वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भी सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद का भी सदस्य होता था। ठीक, यह भी पूछा जा चुका है, इसलिए याद जरूर रखना है। ठीक है, एक भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं जो कि पहले पूछा जा चुका है या फिर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो वेडुआरा में आप यदि जुड़े हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और यही कारण है कि एक एक एक्ट को मैं एक एक वीडियो में समझा रहा हूं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक एक पॉइंट से क्या क्या हो सकता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कट ऑफ जब छूटता है ना एक नंबर से तो एकदम दिल दिमाग दोनों हिल जाता है दोस्तों। आपको एहसास नहीं होगा लेकिन बाद में यदि कभी ऐसा हो जाए, भगवान न करे यदि ऐसा हो, तो आपको एहसास होगा कि कितने आंसू गिरते हैं और रात रात भर लोग कितने रोते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको रोना ना पड़े, आपको अफसोस ना हो, यही कारण है कि हम एक एक पॉइंट समझा रहे हैं और आपको भी एक एक पॉइंट समझना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। भारत परिषद में जैसा मैंने बताया कि टोटल 15 सदस्य हुआ करते थे। 7 सदस्य जो है उनको कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा चुना जाना था और 8 सदस्य जो है उनको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किया जाना था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत परिषद का जो खर्च है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत को लूटने ही तो आए थे ना अंग्रेज। अब भैया फ्री फोकट का पैसा मिल रहा है तो काहे अपना जेबी से देंगे, कोई दूसरा जहां से हम लूट करके और कोई खर्चा अपना निकाल सकते हैं तो अपने जेबी से खर्चा करेगा क्या, कोई नहीं करेगा ना। तो अंग्रेज जो है वो भारत को लूटने ही तो आए थे, यहीं का तो पैसा लूट करके और अपना शासन चला रहे थे। तो भैया जब भारत के प्रशासन के लिए वो कोई नया पद सृजित करेंगे या फिर कुछ नए मेंबर्स बिठाएंगे तो उनका खर्चा क्या ब्रिटेन की सरकार देगी, अपने टैक्स से नहीं देगी। भारतीय राजस्व से, भारतीयों से ही टैक्स वसूल करके भारतीयों पर ही प्रशासन किया जाता था और यही कारण था कि धन निष्कासन का सिद्धांत लाया गया था, जिसके बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सचिव जो था वह भारत परिषद के सदस्यों को रिमूव नहीं कर सकता था, हटा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि कुछ विषय ऐसे थे जिन पर भारत सचिव को जो भारत परिषद है उसकी सलाह माननी होती थी, जो मैंने बताया था अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और अखिल भारतीय सेवाओं का क्षेत्र। चलिए यही अब यहां पर लिखा भी हुआ है कि अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन पर भारत परिषद जो भारत सचिव को सलाह देगी वो मानना भारत सचिव के लिए बाध्यता हो जाती थी। ठीक है, अन्य विषय पर वो इनकार कर सकता था। माने दूसरा कोई विषय है उस पर किसी ने सलाह दिया, भारत परिषद के किसी सदस्य ने या फिर भारत परिषद ने सलाह दिया तो बोला ना भैया आपका सलाह ठीक नहीं है, हम न मानने वाले हैं, है ना। अब जैसे हम ही लोग क्या करते हैं, जो बड़े भाई होते हैं या फिर कोई भी जो हमारे मित्र होते हैं, अगर कोई सलाह देते हैं तो अच्छा लगा तो भैया चलो ठीक है ले लिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो ना भैया तू रहने दे यार, तू अलग रहे, हम अपना बात करेंगे। तो कहा भी जाता है कि सुनो सबकी करो अपने मन की, है ना। तो अन्य विषयों के बारे में यही था कि वो सुनता था लेकिन चाहे तो उसको मना भी कर सकता था, लेकिन अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसको मानना बाध्यता थी, मजबूरी थी, मैंडेटरी था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया जैसे मैंने आपको बताया था और यह जो था ब्रिटिश सम्राट का डायरेक्ट प्रतिनिधि हुआ करता था। ठीक, अब भारत सचिव की बात मानने को भी जो वायसराय था वह बाध्य था, यह भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का अधिकार जो था वह बांट दिया गया। जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हुआ करते थे उन पर नियुक्ति कौन कर सकता था, तो भारत मंत्री कर सकता था, भारतीय परिषद के जो उच्च पदाधिकारी होते थे वो कर सकते थे या फिर भारत सचिव कर सकते थे। भारत सचिव को ही जनरली भारत मंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक ये पॉइंट पूछा जा चुका है कि अधिकारों का मैग्ना कार्टा जो भारत के शिक्षित वर्ग हैं उन्होंने किसको कहा है, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो ये एक्ट पारित हुआ था उस समय महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया था जिसके माध्यम से भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सुपुर्द कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी जो घोषणा पत्र था महारानी विक्टोरिया का, इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, तो ये था 1858 ईस्वी के एक्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। बाकी अन्य वीडियोज में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते रहेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो चलिए
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।